डियर स्टूडेंट, आज अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं। जैसे कि आप इंजीनियरिंग मैथ्स पढ़ रहे हैं या अगर आप एमएससी या बीएससी कर रहे हैं तो उसके अंदर जो फोरियर सीरीज है यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। दैट मीन्स वेरी यूजफुल इंटीग्रल इन फोरियर सीरीज। आपको डायरेक्टली ये इंटीग्रल आपको ध्यान में रखना है। हो सके तो इसको मेमोराइज कर दीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे कि माइनस पाई से प्लस पाई पे कॉस ऑफ एन एक्स एन के ऑल वैल्यूज के लिए इस इंटीग्रल का वैल्यू जीरो रहता है। सेम माइनस पाई से प्लस पाई पे साइन एन एक्स भी जीरो रहता है। और इस तरह से ये जो इंटीग्रल लिखे हुए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटीग्रल इन फोरियर सीरीज एक्सप्रेशन। आप फोरियर सीरीज के अंदर जब आप सॉल्यूशन करेंगे या इसके अंदर जो भी डेरिवेशन आएंगे उसमें इन इंटीग्रल का वैल्यू आपको डायरेक्टली ही रखना है। अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक इंटीग्रल का वैल्यू अपन देखेंगे। यहाँ पर n की कुछ वैल्यूज रखेंगे जिसमें n इवन नंबर भी रखेंगे और नंबर भी रखेंगे और माइनस पाई से प्लस पाई पर इस इंटीग्रल की वैल्यू निकाल के देखेंगे कि ये जीरो आता है या नहीं आता है। तो इस तरह से इनका प्रूफ करते हुए अपन इसमें आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए सबसे पहले जरूरी हो जाता है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको कंप्लीट फोरियर सीरीज लाप्लास ट्रांसफॉर्म वगैरह जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीटली मिलता रहे, उसका अपडेट आपको समय पर मिले और आपके जस्ट एग्जाम आने वाले हैं जिसमें आप आराम से अपने क्वेश्चन है वो सही से कर सके। तो देखते हैं अपन यहाँ पर सबसे पहले ये प्रॉपर्टी कौन सी है, किस प्रॉपर्टी बेस पे इनको सिंप्लीफाई करके देखना है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट cos nx dx इक्वल टू जीरो, जो यहाँ पे ये आपको लर्न करने के लिए कहा जा रहा है, आपको मेमोराइज करने के लिए कहा जा रहा है हमारी तरफ से। तो इस इंटीग्रल को अपन वेरीफाई करते हैं। देखो इंटीग्रल के अंदर आपने क्लास 12 के अंदर पढ़ा था कि जब भी कोई इंटीग्रल माइनस ए से प्लस ए लिमिट में एफ एक्स डी एक्स एनी फंक्शन रहता है तब क्या करते हैं, अपन x को चेंज करते हैं माइनस एक्स में। दैट मींस x की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस करने पर दो तरह की सिचुएशन बन सकती है। जैसे मान लीजिए आपका जो फंक्शन fx था, आपने f ऑफ माइनस एक्स निकाला। ऐसा करने पर या तो इंटीग्रल के अंदर आपके माइनस में साइन करने पर कोई चेंज नहीं आएगा, प्लस का fx आएगा, या फिर आपके पास में माइनस का fx आएगा। अगर माइनस का fx आता है तो इस प्रकार के फंक्शन ऑड फंक्शन कहलाता है, ध्यान रहे आपके नॉलेज के लिए। और प्लस का fx आता है तो इस प्रकार के फंक्शन इवन फंक्शन कहलाते हैं। अब यहाँ पे जैसे आपको दिया हुआ है cos ऑफ nx, तो cos के अंदर क्या रहता है, मान लो आपका फंक्शन fx इज इक्वल टू cos x है और आपने f ऑफ माइनस एक्स लिखेंगे तो cos ऑफ माइनस एक्स, बट cos ऑफ माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है, आप जानते हैं ए एस टी एन सी। तो cos का जो माइनस का थीटा है दैट मींस ये माइनस थीटा को रिप्रेजेंट करता है फोर्थ क्वाड्रेंट, जहां पर cos का होम होने से cos थीटा ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। दैट मींस ये cos ऑफ x ही आएगा, प्लस का fx आया। तो आपके पास ये इवन फंक्शन है। तो ऐसी सिचुएशन में अपना जो इंटीग्रल वैल्यू जो रहता है, जब इवन फंक्शन रहते हैं तो ये इंटीग्रल इसकी ट्वाइस वैल्यू में चेंज हो जाता है और लोअर लिमिट जीरो हो जाएगी, अपर लिमिट ए ही रहेगी। तो उस समय क्या होता है, अपन पढ़ते हैं इसको। तो देखिए आपने fx को अपने f ऑफ माइनस एक्स में बदला और ऐसा करने पर आपके पास प्लस का fx आएगा या माइनस का fx आएगा। अगर माइनस का fx आ जाता है तब तो i इंटीग्रल आपके पास सीधा ही जीरो हो जाएगा, और प्लस का fx आया तो i इंटीग्रल इज ट्वाइस लिमिट जीरो से ही f ऑफ x dx में चेंज हो जाता है, इस इंटीग्रल में चेंज हो जाता है। अब आपका फंक्शन जो था cos x था, तो मान लो कि आपका i इंटीग्रल है वो माइनस पाई से प्लस पाई में cos ऑफ x dx है। दैट मींस यहाँ पे n बराबर अपन 1 के लिए इसको देख रहे हैं। तो cos x dx के अकॉर्डिंग
अभी यहाँ पर आपको समझाया गया था कि f ऑफ x इक्वल टू अगर cos ऑफ x रहेगा तो f ऑफ माइनस x पर परिवर्तन करने से f cos ऑफ माइनस x ऑलवेज cos ऑफ प्लस x रहेगा। तो इस कारण से ये जो इंटीग्रल वैल्यू है वो ट्वाइस इंटीग्रल 0 से पाई cos ऑफ x dx में चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर आप वापस इंटीग्रल का प्रॉपर्टी लगा सकते हैं तो सेकंड प्रॉपर्टी जो आपका रहता है उसके बारे में अपन समझते हैं। तो देखो अब आपके पास में आई इंटीग्रल आपका है 2 टाइम्स ऑफ 0 से पाई cos ऑफ x dx। अब यहाँ पर इस इंटीग्रल को अपन अलग से सिंप्लीफाई करते हैं। मान लेते हैं कि I1 इज इक्वल टू 0 से पाई cos x dx है। अब यहाँ पर 0 से पाई में लिमिट होने पर अपन एक और इंटीग्रल की जो बेसिक प्रॉपर्टी है उसको अप्लाई करते हैं। तो fx इज इक्वल टू cos ऑफ x and f of a plus b minus x, that means cos of pi minus x करेंगे तो cos of pi minus x, pi minus x that means ये क्या रहेगा, ये आपका pi है और minus x तो अपन sin के होंगे तो यहाँ पर cos of x है वो कैसा हो जाएगा, माइनस का cos of x हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका इंटीग्रल वैल्यू जो I1 इंटीग्रल अपन ने यहां से 0 से पाई cos x लिया है तो I1 इंटीग्रल इज इक्वल टू, जब भी ये माइनस का cos x आएगा तो यहां से भी I1 इंटीग्रल है वो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाना है। दैट मींस कि आपकी इंटीग्रल के अंदर जो सेकंड प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी माइनस a से प्लस a के लिए थी और सेकंड प्रॉपर्टी जो 0 से पाई लिमिट के लिए जब कोई फंक्शन रहता है तो यहाँ पे भी सेम इस प्रॉपर्टी को अपन इस तरह से ध्यान में रख सकते हैं। बेसिक प्रॉपर्टी है इंटीग्रल की कि 0 से मान लीजिए 2 ऑफ a fx dx है और आपने इसको चेंज किया f ऑफ 2a minus x में, f ऑफ 2a minus x में चेंज करने पर या तो आपको प्लस का fx मिलेगा या फिर यहाँ पे भी क्या मिलेगा, माइनस का fx। जो माइनस का fx मिलेगा तो i इंटीग्रल आपको हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा, जैसा कि इस केस में हुआ है। इसको अपन ने 2 पाई के इक्विवेलेंट माना है, पाई को ट्वाइस ऑफ a माना है। दैट मींस ये पाई है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, 2 ऑफ a को। अगर प्लस का fx मिलता है तो उस समय i इंटीग्रल है वो 2 टाइम्स ऑफ 0 से, यहाँ पर अपन इंटीग्रल की लिमिट 2a ले रहे हैं तो 0 से a fx में चेंज हो जाता है। दैट मींस इसकी जो अपर लिमिट है वो आधी हो जाती है, हाफ हो जाती है। सपोज यहाँ पर प्लस का cos x ही आता या प्लस का fx कोई फंक्शन आता तो बाहर 2 से मल्टीप्लाई हो जाता और ये पाई की जगह पाई अपॉन 2 हो जाता। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि जो 0 से पाई के लिए जो cos x का वैल्यू है ये 2 into this integral value is 0 then I is equal to 0। तो अपन ने n equal to 1 के लिए इस इंटीग्रल को अपन ने समझा है, प्रॉपर्टी में डाल के पूरी तरह से कोशिश की गई है कि इसको समझा जाए कि ये 0 ही आएगा या और किस प्रकार से अपने वैल्यूज को चेंज कर सकता है क्या। तो अपन ने देख लिया कि n equal to 1 के लिए तो ये 0 है। अब सपोज आप n equal to 2 के लिए इसको ट्राई करते हैं तो अपन 2-3 वैल्यू के लिए रैंडमली इसको चेक कर लेते हैं और एक ओवरऑल रिजल्ट हो जाता है कि cos ऑफ nx इंटीग्रल फॉर ऑल वैल्यूज के लिए हमेशा 0 ही आना है। मान लो आपका i इंटीग्रल माइनस पाई से प्लस पाई के लिए अपन इंटीग्रल कर रहे हैं और cos ऑफ 2x dx है। अब यहाँ पे क्या होगा, fx इज इक्वल टू cos ऑफ 2x है तो f ऑफ माइनस x करेंगे तो cos ऑफ 2 इंटू माइनस का x इज इक्वल टू cos ऑफ माइनस का 2x एंड cos माइनस थीटा ऑलवेज इज इक्वल टू cos प्लस थीटा। दैट मींस ये जो इंटीग्रल प्रॉपर्टी है
वो आपकी इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी कि 2 टाइम्स ऑफ 0 से पाई, और यहाँ पर जो फंक्शन था आपका cos ऑफ 2x dx में चेंज हो जाएगी। अब अपन वापस 0 से पाई के लिए cos ऑफ 2x dx को I1 इंटीग्रल मान देते हैं। तो I1 इज इक्वल टू 0 से पाई cos ऑफ 2x dx। इस फंक्शन के लिए इस पार्ट को अपन I1 मान के इसको सिंपलीफाई करके देखते हैं। तो यहां से क्या होता है, f of x is equal to cos of 2x and f of pi minus x, यहाँ पे अपन लिखते हैं pi minus x, then cos of 2 into pi minus x is equal to cos of 2 pi minus 2x, then cos 2 pi minus theta, then 2 pi minus theta ये आपका 2 pi का रोटेशन है, और माइनस थीटा दैट मींस ये फोर्थ क्वाड्रेंट का वैल्यू है। तो यहाँ पर ये आपको cos और प्लस का 2x ही देगा। जब ये प्लस में ही आ रहा है, तो अभी आपको बताया गया था कि 0 से किसी भी लिमिट के लिए, अभी आपको बताया था कि 0 से 2a fx dx के अंदर जब आप इसको f of 2a minus x लिखते हैं और प्लस का fx आता है, तो I इंटीग्रल ट्वाइस ऑफ 0 से a fx में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दैट मींस 2a की मतलब ये जो अपर लिमिट है इसको 2a माना जाए। दैट मींस इस पाई, ये जो अपनी पाई लिमिट है इसको अपन 2a से कंपेयर करें, तो यहाँ की लिमिट है वो क्या हो जाएगी, 2a थी तो यहाँ पे a लिमिट हो गई है, मतलब आधी लिमिट हो जाएगी और 2 का मल्टीपल बन जाएगा। तो आपके पास में जो यहाँ पर जो फंक्शन बनेगा I1 के लिए, तो अपन I1 का वैल्यू इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा और 0 से पाई की जगह इसकी आधी लिमिट पाई अपॉन 2 हो जाएगी और cos ऑफ 2x dx। अब पाई बाय 2 के लिए अपन इसका इंटीग्रल वैल्यू निकालते हैं, तो cos 2x का इंटीग्रल sin ऑफ 2x अपॉन 2 आएगा और लिमिट 0 से पाई बाय 2। अब एक बार अपर लिमिट रखेंगे और एक बार लोअर लिमिट रखेंगे, देन 2 टाइम्स ऑफ यहां से sin ऑफ, ये 2 यहाँ पे बार आया हुआ है, ये कांस्टेंट 2 भी अपन इसको यहां से हटा के बाहर लिख देते हैं, 2x, तो 2 into pi upon 2 minus sin of 2 into 0, pi upon 2 पे यहाँ पे sin pi मिलेगा, that means this one also 0, और sin 0 भी कितना होता है 0, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो I1 का वैल्यू निश्चित ही आपको यहाँ पे भी क्या मिलेगा 0। देन ओवरऑल I इंटीग्रल cos ऑफ 2x के लिए भी आपके पास में, यहाँ पे अपन ने 2 के लिए देखा, तो cos ऑफ 2x के लिए भी I इंटीग्रल कितना आता है 0 आता है। तो अपन कह सकते हैं फॉर ऑल n वैल्यूज n इक्वल टू 1 2 3 4 के लिए हमेशा 0 ही रहना है। जब अपना cos ऑफ nx 0 है, अब अपन sin ऑफ nx dx के लिए देखते हैं, तो बने रहिए यहां पर। अब आपका I इंटीग्रल है माइनस पाई से प्लस पाई साइन ऑफ nx dx। सबसे पहले इसमें अपन प्रॉपर्टी लगाते हैं माइनस a से प्लस a के लिए। तो आपका सपोज अपन n इक्वल टू 1 लेते हैं, तो fx इज इक्वल टू साइन ऑफ x और f ऑफ माइनस x इज साइन ऑफ माइनस x, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, दैट मींस माइनस का fx आ जाता है, तो ये डायरेक्टली ही 0 हो जाएगा। दैट मींस I इंटीग्रल का वैल्यू है वो ऑड फंक्शन है। इस प्रकार के फंक्शन कौन से फंक्शन कहलाते हैं, ऑड फंक्शन। तो n इक्वल टू 1 के लिए दैट मींस I इज इक्वल टू माइनस पाई से प्लस पाई पे साइन ऑफ x dx है, इसका वैल्यू क्या रहेगा 0 रहेगा। तो अपन n इक्वल टू 1 के लिए देख लिया। अब अपन n इक्वल टू 2 के लिए ट्राई करते हैं। सपोज n इक्वल टू 2 के लिए देखते हैं, तो I इंटीग्रल माइनस पाई से प्लस पाई साइन ऑफ 2x dx। अब आपका f ऑफ x है वो साइन ऑफ 2x है, तो f ऑफ माइनस x करेंगे तो साइन ऑफ 2 into माइनस x
इज इक्वल टू साइन ऑफ -2x, और साइन माइनस थीटा माइनस का साइन 2 थीटा आएगा, वापस आपको माइनस का fx मिल जाएगा। दैट मींस ये कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, तो आई इंटीग्रल है 2x के लिए भी ऑलवेज क्या रहेगा, 0। तो अपन कह सकते हैं कि साइन के अंदर फॉर ऑल n वैल्यू -पाई से +पाई के लिए हमेशा 0 ही मिलना है। तो अपन ने ये दो इंटीग्रल का वैल्यू अपन ने यहाँ पे जाना है, समझा है, और हमारा प्रयास रहा है कि आपको इन दोनों इंटीग्रल का वैल्यू फॉर ऑल वैल्यूज n के लिए हमेशा याद रखना है कि ये 0 ही होगा। n इक्वल टू 1 2 3 4 for cos of nh dx -पाई से +पाई और -पाई से +पाई पे sin nh dx है, ये हमेशा 0 रहता है। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, लर्न कर दीजिए, मेमोराइज कर दीजिए, ताकि आपका फूरियर सीरीज आप जब भी सिंपलीफाई करते हो और -पाई से +पाई में cos या sin का कोई सा भी फंक्शन देखते हो फॉर ऑल वैल्यूज n थीटा के लिए, तो उसका डायरेक्ट वैल्यू आपको 0 रखना है, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपका सिंपलीफिकेशन जो सीरीज टाइप में जो सॉल्यूशन है वो अच्छे से जल्दी से एक्यूरेट फाइंड किया जा सके। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि जो आने वाले जस्ट एग्जाम है उसमें फूरियर सीरीज को पूछा जाना ही है। ये मान के चलिए कि आपको कंपटीशन दे रहे हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन देना चाहते हैं, तो भी फूरियर सीरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिग्री क्लासेस एंड इंजीनियरिंग डिस्क्रीट मैथ्स के अंदर आपके सिलेबस में रहता है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। एक बार फिर मैं कहूंगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए।